नमस्कार मित्रों। देखिए, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने भारत के जो भौतिक प्रदेश थे उन पर अपनी चर्चा को पूरा कर लिया था। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत ही एक नया फ्रेश टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है अपवाह तंत्र। आज हम भारत के अपवाह तंत्र से संबंधित जो बात है उन पर चर्चा करेंगे। और अपवाह तंत्र कहते किसे हैं, नदी द्रोणी क्या होता है, जल समर क्या होता है, जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, ये कुछ अपवाह तंत्र से संबंधित कुछ बिंदु हैं, इन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि भारत के अपवाह तंत्र को किन किन विशेषताओं के आधार पर कितने कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बिंदु हैं। हालांकि हमने देखी जब राजस्थान का भूगोल पढ़ा था तो उसमें हमने अपवाह तंत्र जो लिया था वहां पर हमने इनके बारे में देखा था, लेकिन एक बार फिर हम दोबारा से इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपवाह क्या होता है। ड्रेनेज, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रेनेज। अपवाह क्या होता है? अपवाह की बात करें तो देखिए, जल का एक निश्चित दिशा की ओर जो प्रवाह होता है ना, जल का एक धारा के रूप में एक निश्चित दिशा की ओर जो प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे अपवाह कहते हैं। ठीक है ना, तो परिभाषा लिखिए, जल का एक धारा के रूप में, जल का एक धारा के रूप में निश्चित दिशा की ओर होने वाला प्रवाह, निश्चित दिशा की ओर होने वाला प्रवाह अपवाह कहलाता है। होने वाला प्रवाह क्या कहलाता है? होने वाला प्रवाह जो है अपवाह कहलाता है। ठीक है, अपवाह के बाद एक और परिभाषा आती है हमारी, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? अपवाह तंत्र, तो 2 नंबर डाल लीजिए, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, तो देखिए, तो जल का निश्चित अपवाह जो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है एक धारा के रूप में, वह जो धारा है वो छोटी छोटी नदियों द्वारा और छोटी छोटी सरिताओं का द्वारा जल ग्रहण जो कर लेती है, तो वो फिर क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपवाह तंत्र। तो लिखिए इसमें, किसी धारा द्वारा, किसी जल धारा द्वारा, किसी जलीय धारा द्वारा छोटी छोटी नदीय सरिताओं तथा नालों द्वारा, छोटी छोटी नदीय सरिताओं तथा नालों द्वारा निर्मित तंत्र क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है। अपवाह तंत्र कहलाता है। अपवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में एक परिभाषा आती है जल समर। जल समर, तो छोटी छोटी नदियों सरिताओं तथा नालों द्वारा जो जल का प्रवाह होता है उसे हम कहते हैं जल समर, है ना। छोटी छोटी नदियों सरिताओं तथा नालों द्वारा जल का प्रवाह होते है उसे कहते हैं जल समर। और जब ये छोटी छोटी नदियां सरिताओं और नाला जो है एक मुख्य नदी की धारा के साथ जुड़ जाती हैं, फिर वो तंत्र निर्मित होता है, उसे हम कहते हैं अपवाह तंत्र। ठीक है ना, ये छोटी छोटी नदी और नाले होते हैं वो एक मुख्य धारा के साथ जुड़ करके जिस अपवाह का निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं अपवाह तंत्र। अब बात करते हैं जल समर का। लिखिए, छोटी
छोटी छोटी नदी तथा नालों, छोटी छोटी नदी तथा नालों द्वारा होने वाला प्रवाह, जल प्रवाह जल संभर कहलाता है। जल संभर कहलाता है। क्या कहलाता है? जल संभर कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद में एक परिभाषा आती है हमारी नदी द्रोणी। नदी द्रोणी, ठीक है ना। तो देखिए, जल की एक मुख्य धारा के साथ होने वाला जलीय प्रवाह का जो तंत्र होता है वो कहलाता है हमारा नदीय द्रोणी, है ना। एक विशाल क्षेत्र में, ये नदीय द्रोणी का जो अपवाह तंत्र होता है एक विशाल क्षेत्र में होता है। जैसे कि सिंधु नदी द्वारा जो अपवाह तंत्र निर्मित होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? सिंधु नदी द्रोणी अपवाह तंत्र, गंगा नदी द्रोणी अपवाह तंत्र, है ना। ये जो मुख्य बड़ी बड़ी नदियां हैं भारत में, 3 जैसे मुख्य बड़ी नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां नदी द्रोणियों का कहलाती हैं। ठीक है ना। तो लिखिए, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में किसी मुख्य धारा द्वारा होने वाला जल का अपप्रवाह, होने वाला जलीय प्रवाह नदी द्रोणी कहलाता है। नदी द्रोणी कहलाता है। देखिए, नदी द्रोणी का जो निर्माण होता है ना, वो जल संभर और मुख्य जो नदी होती है उनके द्वारा होता है। जैसे कि बात करें गंगा नदी, गंगा नदी द्रोणी है ना। गंगा नदी द्रोणी का जो निर्माण हुआ है वो यमुना है, चंबल है, बाकी अन्य इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा, है ना। तो इसकी मुख्य सहायक नदी कौन सी होगी? जैसे यमुना होगी। गंगा की मुख्य सहायक नदी कौन सी होगी? यमुना हो गई। फिर यमुना की भी सहायक नदी कौन सी होगी? हमारी चंबल हो गई। फिर चंबल की भी सहायक कौन सी होगी? बनास हो गई, है ना। तो इस तरह से सबसे छोटी नदी से लेकर अंत में जो मुख्य धारा में बड़ी नदी बनती है उसे हम बोलते हैं नदी द्रोणी, है ना। उदाहरण के रूप में लिख लो, उदाहरण गंगा नदी द्रोणी, गंगा नदी द्रोणी तंत्र, है ना। सिंधु नदी द्रोणी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी तंत्र आप लिख लेना ना। उसके बाद में एक 5 नंबर परिभाषा आती है तुम्हारी जल ग्रहण क्षेत्र। 5 नंबर परिभाषा आती है जल ग्रहण क्षेत्र। देखिए, जलीय अपवाह की जो मुख्य धारा होती है वह मुख्य धारा जितने एरिया से, मतलब जितने क्षेत्रफल से, भौगोलिक क्षेत्र से जल का एकत्रित कर रही है, जल को एकत्रित कर रही है। जैसे कि बात करें गंगा गंगा नदी उत्तर में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र तक फैली हुई है, जबकि इसका जलीय ग्रहण जो क्षेत्र है राजस्थान, मध्य प्रदेश यहाँ तक तो फैला हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा गंगा की मुख्य सहायक नदी यमुना, यमुना की भी मुख्य सहायक नदी चंबल, फिर चंबल की भी मुख्य सहायक नदी बनास, फिर बनास की भी सहायक नदियां हैं काफी। तो इनका जो प्रतिरूप है वो जल ग्रहण क्षेत्र कहाँ तक? राजस्थान तक फैला हुआ है ना। तो मुख्य जल की मुख्य धारा का जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है, भौगोलिक क्षेत्र जिससे मुख्य धारा जो है जल एकत्रित करती है, वह क्या कहलाता है? जल ग्रहण क्षेत्र। परिभाषा क्या लिखोगे? जल की या नदी द्रोणी की जिस मुख्य धारा द्वारा जितने भौगोलिक क्षेत्र से जल एकत्रित किया जाता है वह कहलाता है जल ग्रहण क्षेत्र। लिखिए इसकी परिभाषा, लिखो
नदी की मुख्य धारा द्वारा, नदी की मुख्य धारा द्वारा जिस भौगोलिक क्षेत्र से, जिस भौगोलिक क्षेत्र से नदी की मुख्य धारा द्वारा जिस भौगोलिक क्षेत्र से जल एकत्रित किया जाता है, जल ग्रहण किया जाता है या कोई एकत्रित किया जाता है, जल एकत्रित किया जाता है, वह जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है, वह जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। वह क्या कहलाता है? जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। तो अपवाह तंत्र को पढ़ने से पहले आपको इन परिभाषाओं के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि ये परिभाषाएं देखिए जो ऑप्शनल एग्जाम होते हैं ना, टिक करने वाले, उनमें नहीं पूछी जाती हैं। जो थ्योरी वाले एग्जाम होते हैं उनमें पूछ ली जाती हैं। जो मेन एग्जाम होते हैं प्री एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएंगी। आपको मेन जो एग्जाम हो सकते हैं उनमें पूछी जा सकती है। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ साइड में। चलिए चलिए अब आगे बात करते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर जो नदी द्रोणी होती हैं या नदियां होती हैं उनको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक है हमारी बृहद नदी द्रोणी, है ना, बृहद नदी द्रोणी। बृहद नदी द्रोणी जो होती है वह 20,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्र में से अगर कोई नदी जल ग्रहण कर रही है, जल एकत्रित कर रही है, तो वह फिर किस में शामिल की जाएगी? वह बृहद नदी द्रोणी में शामिल की जाएगी। तो हेडिंग डाल लो, जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर नदी द्रोणियों के प्रकार। जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर नदी द्रोणियों के प्रकार, नदी द्रोणियों के प्रकार। तो जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर नदी द्रोणियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, है ना। तीन भागों में बांटा गया है। एक नदी द्रोणी हमारी बृहद नदी द्रोणी, एक है बृहद नदी द्रोणी, बृहद नदी द्रोणी। एक है मध्यम नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी। और एक है निम्न नदी द्रोणी, निम्न नदी द्रोणी। बृहद नदी द्रोणी की बात करें तो बृहद नदी द्रोणी किसे कहेंगे? ऐसी नदी द्रोणी जो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्र से जल ग्रहण करती है, वह किसमें शामिल की जाएगी? बृहद नदी द्रोणी में, है ना। तो इसमें लिख लीजिए 20,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र से जल ग्रहण करने वाली द्रोणी, करने वाली द्रोणी। बृहद नदी द्रोणी की बात करें तो भारत में कुल 14 बृहद नदी द्रोणी है जो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से
अधिक क्षेत्र से जल ग्रहण करती है ना। भारत में कितनी है? 14 बृहद नदी द्रोणी है, बृहद नदी द्रोणी है, ठीक है ना। अब बात करें मध्यम नदी द्रोणी। मध्यम नदी द्रोणी की बात करें तो ऐसी नदी द्रोणियां जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल के मध्य में जल ग्रहण करती हैं, वो किस में आएगी? मध्यम नदी द्रोणी में आएगी। लिखिए इसमें 2000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र से लेकर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदियां, वाली नदियां किस में आएगी? मध्यम नदी द्रोणी में आएगी। और भारत की बात करें तो भारत में कुल 44 मध्यम नदी द्रोणियां हैं। भारत में 44 मध्यम नदी द्रोणियां हैं। कितनी? 44। अब बात करते हैं निम्न नदी द्रोणी। तो ऐसी नदी द्रोणी जिनका जल ग्रहण क्षेत्र 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम क्षेत्रफल में फैला हुआ होता है, वह किस में आती हैं? निम्न नदी द्रोणी में आती हैं। तो लिख लीजिए 2000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल से कम क्षेत्र में से जल ग्रहण करती हूं, जल ग्रहण करने वाली नदी द्रोणी, नदी द्रोणी, ठीक है ना। वो किस में आती है? निम्न नदी द्रोणी में। तो जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर नदी द्रोणियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। बृहद नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और निम्न नदी द्रोणी। आप केवल ये बात याद रखना, बृहद नदी द्रोणी जो है अपना जल ग्रहण क्षेत्र इसका कितना होता है? 20,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल से अधिक। बृहद का कितना होता है? 20,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल से अधिक। मध्यम का जो होता है वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक। और निम्न नदी द्रोणी का जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है वो होता है 2000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब आगे बात करते हैं भारत की नदीय तंत्रों के प्रकार। भारत में कितने प्रकार के नदी तंत्र हैं, है ना। किन किन बातों के आधार पर नदीय तंत्रों को बांटा गया है, ठीक है ना। तो देखिए नदी तंत्रों के प्रकार की बात करें तो जल संगम के आधार पर भारत के नदी तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है अरब सागरी नदी तंत्र और एक है बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा हिमालयी नदी तंत्र, एक है हमारा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और एक है अंतःस्थलीय नदी तंत्र या आंतरिक अपवाह प्रणाली का नदी तंत्र, ठीक है ना। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद में सभी नदी तंत्रों के बारे में एक एक से चर्चा करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए संगम के आधार पर नदी तंत्रों के प्रकार। संगम के आधार पर नदी तंत्रों के प्रकार। नदी तंत्रों के प्रकार, संगम के आधार पर नदी तंत्रों के प्रकार। संगम के आधार पर नदी तंत्रों के प्रकार की बात करें तो ये कितने प्रकार की हैं? ये 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का। कौन कौन सा है?
एक है हमारा अरब सागरीय नदी तंत्र और एक है बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र, ठीक है ना। ये किस आधार पर है? इस संगम के आधार पर है। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर नदी तंत्रों के प्रकार। नदी तंत्रों के प्रकार किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर नदी तंत्रों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो नदीय तंत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने प्रकार का नदी तंत्र है? 3 प्रकार का नदी तंत्र है। कौन कौन सा है? एक है हमारा हिमालयी नदी तंत्र। एक कौन सा है? एक है हिमालयी नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र। एक है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। और एक है आंतरिक अपवाह प्रणाली का नदी तंत्र। आंतरिक अपवाह प्रणाली का नदी तंत्र। उत्पत्ति के आधार पर नदी तंत्रों को भारत में कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। हिमालयी नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और आंतरिक अपवाह प्रणाली का नदी तंत्र। बाद में फिर हिमालयी नदी तंत्र को भी कितने भागों में बांटा गया है? नदीय द्रोणियों के आधार पर हिमालयी नदी तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक है सिंधु नदी तंत्र। एक तो है सिंधु नदी तंत्र। एक है गंगा नदी तंत्र और एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को भी दिशा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है ना। एक बांटा गया है पश्चिमी तट की नदियां या पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां या पूर्व की ओर जाने वाली नदियां, है ना। या ऐसे लिख लो पश्चिमी घाट की नदियां, पश्चिमी घाट की ओर जाने वाली नदियां, जाने वाली नदियां। और एक है पूर्वी घाट की ओर जाने वाली नदियां, पूर्वी घाट की ओर जाने वाली नदियां, ठीक है। आंतरिक अपवाह प्रणाली में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत बात करें तो इसका अध्ययन नहीं करते, क्योंकि आंतरिक अपवाह प्रणाली जो है फिर विशिष्ट राज्यों के रूप में बट जाती है। जैसे राजस्थान की नदियां अलग आती हैं आंतरिक अपवाह प्रणाली में, पंजाब की अलग आएंगी, मध्य प्रदेश की अलग आएंगी, उत्तर प्रदेश की अलग आएंगी। तो आंतरिक अपवाह प्रणाली का जो अध्ययन किया जाता है वो मुख्यतः राज्य का जो भूगोल पढ़ते हैं उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो विभिन्न राज्यों में इसका अपवाह अलग अलग प्रकार का है, ठीक है ना। हमने राजस्थान की आंतरिक अपवाह प्रणाली का जो है चर्चा कर ली है, ठीक है ना। हम फिलहाल जो चर्चा करेंगे वो एक तो करेंगे सिंधु नदी तंत्र पर, है ना। एक चर्चा करेंगे सिंधु नदी तंत्र पर, उसके बाद गंगा नदी तंत्र, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और फिर पढ़ेंगे हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जिसमें पश्चिमी घाट की ओर जाने वाली नदियां और पूर्वी घाट की ओर जाने वाली नदियां। हमारी चर्चा इन पर रहेगी, ठीक है।
स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। उसके बाद फिर एक एक से नदीय तंत्र के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। ले लिया। देखिए थोड़ी सी जगह बची हुई यहाँ पर, एक परिभाषा और लिखना चाहो तो परिभाषा लिख लेना। एक अपवाह प्रतिरूप की परिभाषा कभी कभी पूछ ली जाती है। अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं? तो देखिए, जब कोई नदी अपने एक निश्चित मार्ग द्वारा प्रवाहित हो रही है और अपने मार्ग में एक विशिष्ट आकृति का निर्माण कर लेती है, तो उस विशिष्ट आकृति को क्या कहा जाता है? अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा लिख लो इसकी, अपवाह प्रतिरूप की लिखो, लिखो ऐसे लिखो, मुख्य धारा, जल की मुख्य धारा, जल की मुख्य धारा द्वारा अपवाह मार्ग में बनने वाली विशिष्ट ज्यामितीय आकृतियां, बनने वाली विशिष्ट ज्यामितीय आकृतियां ज्यामितीय आकृतियां क्या कहलाती हैं? अपवाह प्रतिरूप कहलाती हैं। अपवाह प्रतिरूप कहलाती है। ठीक, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लो। अब उसके बाद में फिर आगे चर्चा करते हैं। ले लिया? कर दूं साहब? अब हम मुख्य नदी द्रोणियां लेते हैं एक एक से और उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सिंधु नदी तंत्र पर, है ना। हिमालयी क्षेत्र की नदियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में, और उसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं सिंधु नदी, है ना, सिंधु नदी तंत्र। हेडिंग डाल लो, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। देखिए सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो सिंधु नदी तंत्र जो है वो हिमालयी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। मतलब ये भारत के उत्तर में प्रवाहित होती है। इसके उद्गम की बात करें तो सिंधु नदी के उद्गम की, तो इसका जो उद्गम होता है बोखरचू हिमनद मानसरोवर झील तिब्बत से होता है। उद्गम कहां से होता है? ये मान लीजिए झील है, इसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहां पर है? ये तिब्बत में है। और तिब्बत वर्तमान में किसके अधीन है? तिब्बत वर्तमान में चीन के अधीन है। और हिमनद कौन सा है? बोखरचू हिमनद। बोखरचू हिमनद। यहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है और अपने उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। उसके बाद भारत, भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद फिर ये अरब सागर में, है ना, अरब सागर में जाकर के अपना संगम कर देती है। कौन सी नदी है ये? सिंधु नदी। डायग्राम में हम केवल इसकी सहायक नदियों के बारे में ही चर्चा करेंगे, ठीक है ना। यहां पर एक सागर है, कौन सा? अरब सागर। दिख रहा है क्या आपको? मैं चेक कर लूं। चलिए अरब सागर वाला हिस्सा आपको थोड़ा और ऊपर बना दूं।
यहाँ तक तो दिख जाएगा, चलिए यहाँ तक दिख जाएगा। इधर है अरब सागर, ये क्या है, अरब सागर। कराची के पास पाकिस्तान में अरब सागर में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है ना। उद्गम कहां से हो रहा है, बोखरचू हिमनद, मानसरोवर झील, तिब्बत। और तिब्बत वर्तमान में किसके अधीन है, चीन के अधीन है, ठीक है ना। उसके बाद ये भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत की बात करें तो तिब्बत में से शेरमुख है ना, किस नाम से जाना जाता है, शेरमुख नाम से जाना जाता है, शेरमुख या सिंघी खंबाव, सिंघी खंबाव, किस नाम से, शेरमुख या सिंघी खंबाव नाम से कहां पर जाना जाता है, इसे जाना जाता है हमारा तिब्बत में। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर, कुल लंबाई कितनी है इसकी, 2880 किलोमीटर। इस लंबाई में से ये भारत की बात करें तो 1114 किलोमीटर ये भारत में प्रवाहित होती है, पीओ के सहित, है ना, पीओ के सहित भारत में प्रवाहित होती है 1114 किलोमीटर। और पीओ के वाले हिस्से को हटा दें तो लगभग 709 किलोमीटर ये भारत में प्रवाहित होती है। उसके बाद ये भारत में प्रवेश करती है दमचौक नामक स्थान से, है ना, तिब्बत में बहने के बाद दमचौक कहां पर है, लद्दाख में, दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवाहित होती है। और भारत में लगभग 1114 किलोमीटर, है ना, मतलब पीओ के क्षेत्र सहित 1114 किलोमीटर बहने के बाद ये कहां चली जाती है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में प्रवेश करती है ये। चलो यहां से भारत में कम ही लंबाई है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है ये चिल्हास नामक स्थान से, चिल्हास, चिल्हास नामक स्थान से कहां प्रवेश करती है ये, पाकिस्तान में प्रवेश करती है, पीएके में प्रवेश। बात करें इसकी मुख्य सहायक नदियों की तो देखिए भारत में पंच महानद हैं, है ना, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास और सतलज, ये पंच महानद हैं। ये पंच महानद जो है वो भारत से इनका उद्गम होता है, केवल सतलज को छोड़ दे तो बाकी नदियों का उद्गम होने के बाद ये भारत में प्रवाहित होती हैं और फिर ये जाकर के पाकिस्तान में एक मुख्य नदी है इनकी वैसे तो चिनाब, चिनाब में बाकी चारों नदियां आके मिलती हैं, झेलम, रावी और सतलज, और ब्यास तो सतलज में मिलती है, ठीक है ना। तीन नदियां किस में आकर के मिलती हैं, ये आकर के मिलती है हमारी चिनाब में। और चिनाब नदी फिर जाकर के कहां पर मिल जाती है, ये मिल जाती है हमारी सिंधु नदी में, ठीक है ना। तो भारत की ओर से देखें तो मुख्य जो सहायक नदियां हैं, पहले बना लो चिनाब नदी, चिनाब, बोर्ड थोड़ा छोटा रह गया, चिनाब, चिनाब में आकर के ऊपर से मिलती है एक नदी जिसका नाम है झेलम नदी, झेलम नदी। झेलम नदी का जो उद्गम होता है वो होता है शेषनाग झील, शेषनाग झील कहां से, जम्मू कश्मीर से, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से, किस नदी का, झेलम, झेलम नदी, है ना। उसके बाद ये कौन सी, चिनाब नदी, चिनाब नदी का जो उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में बड़ा लापचला दर्रा से, है ना, बड़ा लापचला, बड़ा लापचला कहां से, हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद में चिनाब में आके मिलती है रावी नदी, रावी। उसके बाद में चिनाब में ही आकर के मिलती है एक नदी जिसका नाम है सतलज नदी,
और सतलज में फिर आके मिलती है एक नदी ब्यास नदी। कहाँ पर जाके संगम करती है? हरके बैराज नामक स्थान पर जाके संगम करती है, जहाँ से एक नदी निकाली गई है राजस्थान के लिए, जिसकी जल की सप्लाई होती है IGNP, है ना, नाम सुना होगा। कौन सी? IGNP नदी। ये कौन सी नदी है? रावी नदी। रावी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है रोहतांग दर्रा। कहां से? रोहतांग दर्रा। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। ब्यास नदी का जो उद्गम होता है वो होता है ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। जबकि सतलज नदी का उद्गम जो होता है वो होता है राक्षसताल। राक्षसताल झील है। कहां से? तिब्बत से। राक्षसताल झील तिब्बत से इसका उद्गम होता है। किसका? सतलज नदी का। ठीक है, तो नाम लिख देते हैं। झेलम हो गई, चिनाब, यह है रावी नदी, ये है ब्यास नदी, और ये है सतलज नदी। सतलज नदी। ठीक है, उसके बाद में भारत की प्रभाव क्षेत्र में इसकी दो नदियां और हैं जो पाकिस्तान में जाकर के मिल जाती हैं फिर बाद में। एक तो है हमारी जास्कर नदी और एक है सिगार नदी। जास्कर नदी और कौन सी? सिगार नदी। जास्कर नदी और ये है सिगार नदी। ठीक है, उसके बाद में उत्तर की ओर से कुछ नदियां और मिलती हैं इसमें। ये तो हो गई कहां से? इसमें दक्षिण की ओर से, है ना, मतलब इसके उद्गम स्थल की देखें तो बाईं तट से मिलने वाली नदियां, जबकि इसमें दाएं तट से मिलने वाली नदियां और हैं। दाएं तट से मिलने वाली जो नदियां हैं वो हैं, कुछ लद्दाख में आकर के मिल जाती हैं, जैसे कि एक है श्योक नदी। श्योक नदी, और श्योक की सहायक नदियां हैं दो, आपको पता होगा, एक तो है गलवान नदी और एक है नुब्रा नदी, है ना। ये तो कौन सी है? श्योक नदी। श्योक नदी। और ये कौन सी है? ये है गलवान नदी। गलवान घाटी आपने नाम सुना होगा। गलवान घाटी पर ही भारत और चाइना के मध्य अभी जो झड़प हुई थी, है ना। और ये है नुब्रा। नुब्रा घाटी नाम भी सुना होगा। ये दोनों घाटियां थी नुब्रा नदी। ठीक है ना, ये लद्दाख में आकर के मिल जाती है। ठीक है ना, कुछ नदियां हैं जैसे कि इधर पाकिस्तान में है, जैसे कि काबुल नदी। कुछ नदियां कहां पर आके मिलती हैं? पाकिस्तान में आकर मिलती हैं। बोलन है, काबुल, बोलन, है ना, खुर्रम, स्वात, गिलगित। काबुल से पहले एक नदी और आती है गिलगित। गिलगित नदी। फिर है स्वात नदी। नाम लिख लो, ये है हमारी गिलगित नदी। गिलगित नदी। यह है काबुल नदी। काबुल नदी, है ना, और ये है स्वात नदी। स्वात नदी के इसमें एक घाटी है, स्वात नदी में ही, यही एक पूछ लिया जाए कभी कभी, एक घाटी स्थित है जिसका नाम है स्वात घाटी। स्वात घाटी। इस स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है स्वात घाटी को, है ना। एक है बोलन नदी। बोलन नदी। ये सभी नदियां इसकी कौन सी हैं? दाएं तट की नदियां, है ना, बोलन नदी। और एक है खुर्रम नदी।
खुर्रम नदी। ठीक है, तो ये था नदीय तंत्रों का अपवाह तंत्र किसका, सिंधु नदी का। बना लीजिए अच्छे से, इस मैंने सिंधु नदी की सभी सहायक नदियां लिख दी हैं। सिंधु नदी का उद्गम जो होता है वो कहां से हो रहा है, सिंधु नदी का उद्गम होता है बोखरचू हिमनद, मानसरोवर झील, तिब्बत से, और भारत में ये प्रवेश करती है दमचौक नामक स्थान से। भारत में प्रवेश कहां से करती है, दमचौक नामक, लद्दाख में है, दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। और भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो लगभग 709 किलोमीटर प्रवाहित होती है, जबकि पीओके क्षेत्र सहित बात करें तो लगभग 1114 किलोमीटर ये भारत में प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है इसकी, 2880 किलोमीटर। यह 3 देशों में प्रवाहित होती है। 3 देश कौन कौन से हैं, एक है चाइना, चाइना की मुख्य भूमि तो नहीं है, हालांकि तिब्बत वाला हिस्सा है, लेकिन तिब्बत वर्तमान में किसके अधीन है, चाइना के अधीन ही आता है। वो चाइना, चाइना के बाद भारत, और भारत के बाद ये किस में चली जाती है, पाकिस्तान। और भारत की बात करें तो भारत में इसका प्रभाव केवल और केवल एक ही राज्य में है, जिसका नाम है लद्दाख। राज्य तो नहीं कह सकते, केंद्र शासित प्रदेश में है वर्तमान में, किस में, लद्दाख में। ठीक है ना। बात करें इसकी सहायक नदियों के बारे में, है ना। सहायक नदियां जो हैं, इसकी दाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो दाएं तट में इसकी सहायक नदियां आती हैं जो चाइना वाले हिस्से से उद्गम होकर आती हैं। मुख्य जो नदी है जो भारत में लद्दाख में आके मिलती है उसका नाम है श्योक नदी। और श्योक नदी की भी 2 सहायक नदी हैं, गलवान नदी और नुब्रा नदी। आपने सुना होगा गलवान घाटी और नुब्रा घाटी, दोनों का ही नाम आता है। इन पर अभी अभी झड़प भी हुई थी भारत और चाइना के मध्य में। ठीक है ना। तो ये पंच महानद जो हैं भारत से बाएं तट से आकर मिलते हैं, पंच महानद, जिसमें 5 शामिल हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। देखिए जल समझौता हुआ था 1960 में। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, किनके मध्य, भारत और पाकिस्तान। भारत की तरफ से इस जल समझौते में हिस्सा लिया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, जबकि पाकिस्तान की ओर से इस समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे जनरल अयूब खान के द्वारा। किसके द्वारा, जनरल अयूब खान के द्वारा। इस समझौते में कहा गया था कि ऊपर की 3 नदियों का जल, ऊपर की ये 6 नदियां ना, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, टोटल ये 6 नदियां हैं। तो ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का 80% जो जल है वो पाकिस्तान उपयोग में लेगा, जबकि 20% जल जो है वो भारत उपयोग में लेगा। जबकि नीचे की 3 नदियां है ना, रावी, ब्यास और सतलज, नीचे की 3 नदियों का 80% जल भारत उपयोग लेगा और 20% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा। ये किस जल समझौते में हुआ था, ये हुआ था सिंधु जल समझौता, जो कब हुआ था, 1960 में हुआ था। इस समझौते के तहत ये बात कही गई थी। ठीक है। उसके बाद में और विशेषताओं की बात करें तो इसकी मुख्य नदियां हैं जो दक्षिणी घाट वाली, इधर बात कर लें, और आती हैं गिलगिट, काबुल, स्वात। गिलगिट, काबुल और स्वात। इन नदी घाटियों में देखिए कुछ घाटियां हैं, इन नदियों के जो नदियां हैं उनके मध्य में कुछ घाटियां हैं। उन घाटियों में ही एक नदी है स्वात नदी। स्वात नदी एक घाटी का निर्माण करती है जिसका नाम है स्वात घाटी। स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। स्वात घाटी को क्या कहा जाता है, पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। बोलन और खुर्रम, ये जो 2 नदियां हैं इनसे होकर 2 दर्रों का निर्माण होता है, बोलन दर्रा और खुर्रम दर्रा। एक दर्रा और आता है टोलची, है ना। बोलन, खुर्रम और टोलची, ये जो दर्रे हैं इन दर्रों से होकर ही भारत में अफगानी जो आक्रांतकारी थे, है ना, प्राचीन भारत में जो अफगान आक्रांता थे वो इन्हीं दर्रों से होकर उन्होंने भारत के मुख्य भूमि क्षेत्र में प्रवेश किया था। तो भारत में सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो इन्हीं दर्रों से होकर आए विदेशियों द्वारा किया गया था। ठीक है। तो ये है आपका सिंधु नदी का जलीय तंत्र, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में फिर एक एक से जितनी भी सारी विशेषताएं बनती हैं उन विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट।
लिया। चलिए, तो मैप के बाद अब इसकी थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हम जो ऊपर की नदियां हैं ना, दाएं तट की नदियां, ये भारत की मुख्य भूमि में नहीं है, इसलिए इन नदियों पर अपनी कोई चर्चा नहीं रहेगी। हम जो चर्चा करेंगे वो सिंधु नदी की विशेषताएं और पंच महानद जो हैं, जो भारत से होकर गुजरते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। ऊपर की जो नदियां हैं जैसे कि श्योक नदी, नुब्रा, गलवान नदी, काबुल नदी, इनके बारे में हमारी कोई चर्चा नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान में है और चाइना में है कुछ, क्योंकि कुछ अक्साई चीन वाले हिस्से में आती हैं, कुछ पीओके वाले हिस्से में आती हैं और कुछ मुख्य पाकिस्तान की भूमि क्षेत्र में आती है। इस पर हमारी कोई चर्चा नहीं रहेगी। ठीक है, हेडिंग डालो सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। अब इनकी विशेषताओं के बारे में आप लिखते चलिए। देखिए, सबसे पहले बात करें कुल लंबाई। कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। भारत में लंबाई, भारत में पीओके सहित कोष्टक में लिख लो, पीओके सहित भारत में लंबाई कितनी है? तो पीओके सहित भारत में जो लंबाई है वो है 1114 किलोमीटर, है ना। और केवल मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि में, केवल भारत की मुख्य भूमि में लंबाई, मुख्य भूमि में लंबाई देखें तो वो है 709 किलोमीटर, 709 किलोमीटर। उसके बाद में उद्गम होता है इसका बोखरछू हिमनद, ऐसे लिखो, कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास बोखरचू हिमनद से उद्गम होता है। उसके बाद में लिखो संगम, अरब सागर में, उसके बाद लिखो प्रवाह है 3 देशों में, 3 देश कौन कौन से हैं? चीन के बाद जाती है भारत, और भारत के बाद जाती है पाकिस्तान में। भारत में प्रवाह की बात करें भारत में प्रवाह है लद्दाख, ना, लद्दाख। ठीक है, अब बाकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं ना। लिखिए, लिखो सिंधु नदी को तिब्बत में शेरमुख या सिंगी खंबाब के नाम से जाना जाता है, सिंगी खंबाब के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, भारत में सिंधु नदी लद्दाख के
दमचौक नामक स्थान से, दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है, ठीक है ना। आगे लिखो, भारत का लद्दाख शहर, लद्दाख शहर सिंधु नदी के, सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। इतना लिख लीजिए, फिर और आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो आप, जल्दी ले लिया। चलिए अब आगे और बातें कर लेते हैं। देखिए, लद्दाख जो है वो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। लद्दाख का भी एक शहर है लेह शहर, और आपको पता होगा लेह शहर जो है वो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। क्यों? क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है ना, ये वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। आगे लिखते हैं। अब उसके बाद होता क्या है, लद्दाख के बाद ये पीओके वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है, और पीओके क्षेत्र में एक स्थान पड़ता है बुंजी। बुंजी नामक स्थान पर विश्व के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। लगभग 5400 मीटर गहरा गार्ज है। विश्व का सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है सिंधु नदी। उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और पाकिस्तान में प्रवेश करती है हमारी चिल्हास नामक स्थान से। उसके बाद में मिठानकोट नामक स्थान पर इसमें भारत की ओर से आने वाले पंच महानद जो है वो आकर के मिल जाते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं। लिखिए, पीओके क्षेत्र में, पीओके क्षेत्र में बुंजी नामक स्थान पर, बुंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी, सिंधु नदी विश्व के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। विश्व के सबसे गहरे गार्ज, लगभग 5400 मीटर है ना। विश्व के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। निर्माण करती है। उसके बाद में लिखिए, सिंधु नदी चिल्हास नामक स्थान से, चिल्हास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। अब पाकिस्तान में कुछ विशेषताएं उनके बारे में लिख देते हैं। पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर, मिठानकोट, मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु में, सिंधु में पंच महानद है ना, सिंधु में पंच महानद, पंच महानद आपको नाम पता होगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, पंच महानद आकर मिलती हैं। पंच महानद आकर मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद लिखो, पाकिस्तान के अटक नामक, अटक नामक स्थान से, अटक नामक स्थान से सिंधु नदी
सिंधु नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। मैदानी भागों में प्रवेश करती है। मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, आगे लिखो। पाकिस्तान का कराची शहर सिंधु नदी के किनारे बसा है। सिंधु नदी के किनारे बसा है जहां से यह नदी अरब सागर में चली जाती है या गिर जाती है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे ही देखिए एक सभ्यता का विकास हुआ था, सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था? सिंधु नदी के किनारे ही सभ्यता का विकास हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो जो शहर था वो इसी नदी के किनारे स्थित था। ठीक है ना, सिंधु नदी के किनारे ही स्थित था। तो लिख लीजिए, इस नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। सिंधु सभ्यता का इस नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। आगे लिखो, सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, लिख लो। उसके बाद में एक छोटी सी बात और बचती है, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौते को और लिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो अब हेडिंग डालो, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960। सिंधु जल समझौते की बात करें तो किनके मध्य हुआ था ये? तो किनके मध्य हुआ था? भारतीय ओर से थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से थे जनरल अयूब खान। इस समझौते के तहत क्या हुआ था वो बातें लिख लो। इस समझौते के तहत सिंधु तंत्र की ऊपर की तीन नदियों कोष्टक में लिख लो, 3 नदियां, सिंधु, झेलम और चिनाब। ऊपर की 3 नदियों का 80% जल
80% जल पाकिस्तान उपयोग में लेगा तथा 20% जल भारत उपयोग लेगा, भारत उपयोग में लेगा। ठीक है ना। और एक क्या बात थी, एक थी नीचे की तीन नदियों कौन कौन सी बच गई? रावी, ब्यास और सतलज। तो नीचे की तीन नदियों का 80% जल भारत उपयोग में लेगा तथा 20% जल पाकिस्तान उपयोग में लेगा। पाकिस्तान उपयोग में लेगा। ठीक है। तो ये था सिंधु जल समझौता, जो कब हुआ था? 1960 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से थे जनरल अयूब खान, इनके मध्य हुआ था, जिसमें कहा गया था कि सिंधु तंत्र की ऊपर की तीन नदियों का 80% जल पाकिस्तान उपयोग में लेगा तथा 20% जल भारत उपयोग में लेगा, और बाकी नीचे की तीन जो नदियां हैं उनका 80% जल भारत उपयोग में लेगा और 20% जल पाकिस्तान उपयोग में लेगा। ठीक है। तो ये थी हमारी सिंधु नदी। अब सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। पंच महानद के बारे में हम केवल चर्चा करेंगे, लेकिन उन पर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।